मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का निकाल देते हैं। मतलब बहुत सारे पार्टिकल को एक पार्टिकल में कन्वर्ट करके उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब निकालना पड़ता है। उसी को बोलते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहला पढ़ा था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर दो पार्टिकल सिस्टम है तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से लेंगे जहां पे मास m1 रखा हुआ है, ऑरिजिन से लेते हैं पोजीशन वेक्टर जहां पे मास m2 रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, इसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। m1 इंटू dr/dt को v1 वेक्टर बोलते हैं, dr2/dt को v2 वेक्टर बोलते हैं बाय m1 प्लस m2। उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो v1 का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, v2 का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब नेट फोर्स को बोलते हैं तब टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला सारा फार्मूला आप लगा सकते हैं। VCM इक्वल टू UCM प्लस ACM इंटू टी, ये फार्मूला लगा सकते हैं आप। सेंटर ऑफ मास का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला था, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लगा सकते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फार्मूला, हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। V स्क्वायर को बोलेंगे VCM डॉट VCM इक्वल टू U स्क्वायर को बोलेंगे UCM डॉट UCM प्लस 2 इंटू ACM डॉट डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये सारा फार्मूला इसको बोलते हैं V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। ये सारा फार्मूला लगे सेंटर ऑफ मास वाला। ये सब फार्मूला से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m1 है, और ये पुली है, और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m2 है, हैंग किया हुआ है ऐसे। अब क्या है, यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस, हाथ से पहले पकड़े हुए थे दोनों ब्लॉक को, उसके बाद रिलीज कर दिया। व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। और तीसरा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, ये तीन क्वेश्चन दिए। एक्स एक्सिस इधर मान लेते हैं हम लोग, y एक्सिस ऊपर मान लेते हैं। तो सारा सरफेस स्मूथ है, पुली लाइट है, स्ट्रिंग लाइट मान के ही पढ़ते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। दो ब्लॉक है तो दो पार्टिकल की तरह हो गया। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाले। क्वेश्चन को लिख लीजिए, मिटाना है तो यस कोमा ओके लिखिए, और 1 मिनट आप ट्राई कीजिए इसको जल्दी से। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जैसे न्यूटन्स लॉ में एक्सेलरेशन निकालते थे फोर्स दिखा के, उसी तरह से फोर्स दिखाइए, एक्सेलरेशन पहले निकालिए, ये निकालिए पहले।
न्यूटन्स लॉ में जैसे एक्सेलरेशन निकालते थे एग्जैक्टली वैसे ही एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो आइए हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं सबसे पहले सिंपल न्यूटन्स लॉ के तरीके से। मान लीजिए आपको सिर्फ पूछा है एक्सेलरेशन निकालिए, तो पहले दोनों का एक्सेलरेशन निकालिए। तो कैसे हम लोग करते थे सॉल्व? ये स्मूथ सरफेस है टेबल, इधर एक मक्खी भी लटका देंगे तो वो नीचे आ जाए, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भी मास लटकाएंगे तो वो नीचे आएगा ही आएगा। पीछे की तरफ फ्रिक्शन नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, इसलिए छोटा मास भी लटकाएंगे तो नीचे आएगा। इसका वेट दिखाते हैं पहले m2g, और इस फोर्स के चलते इस पॉइंट को ये खींचेगा इधर की तरफ, टेंशन लगेगा T। एक्शन हुआ तो यहाँ पे भी रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा इधर की तरफ, टेंशन T। लाइट रस्सी है, हर जगह टेंशन से, इसके चलते ये खिंचाया तो इधर भी टेंशन आएगा T। एक्शन, इस पॉइंट पे रिएक्शन T, ऐसे दिखा देते हैं हम। और इसका वेट और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आप दिखा भी सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, नहीं भी दिखा सकते हैं, इसका काम नहीं है हम लोग को यहाँ पे अभी। ये वेट के चलते जमीन को दबाएगा तो जमीन इस पर नॉर्मल रिएक्शन है N1 ऊपर, तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स है, धरती फाड़ के नीचे जा नहीं रहा है, इस नॉर्मल कांटेक्ट के चलते ऊपर आसमान में उड़ नहीं रहा है। N1 M1G को बैलेंस कर लेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसका हम लोग को काम नहीं। अभी जो क्वेश्चन पूछा है इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में यही क्वेश्चन बनेगा, उसका जरूरत नहीं है हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इस ब्लॉक पे इस वेट के चलते ये ब्लॉक नीचे आएगा। मान लीजिए x डिस्टेंस नीचे आया तो स्ट्रिंग का लंबाई कांस्टेंट रहता है। ये समझ लिए सांप का मुंह है, मुंह जितना नीचे जाएगा पूंछ उतना ही आगे जाएगा, क्योंकि सांप की लंबाई चेंज नहीं होनी है, इसलिए उसका भी डिस्टेंस x होगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका निकालेंगे, dx/dt को v बोलते हैं, इसका वेलोसिटी v, इसका भी वेलोसिटी v, टेंशन T लग रहा था यहाँ रस्सी में। अब इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन a होगा, dv/dt को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जितने से नीचे जाएगा उतना ही से आगे बढ़ेगा, जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी, जितना एक्सेलरेशन हो किसी क्षण उसी क्षण वहां पे भी उसी इंस्टेंट पे सेम एक्सेलरेशन होगा। अब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, तो हम लोग m2 को देखते हैं, m2 में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। m2 में क्या हो रहा है, ये m2 में जो है इधर की तरफ वेट है और इधर की तरफ टेंशन है, ये FBD हो गया, और साथ में इसका एक्सेलरेशन है। तो हम लोग एक्सेलरेशन को देख के डिसाइड करते हैं, एक्सेलरेशन को देख के डिसाइड करते हैं कौन सा फोर्स बड़ा होगा। एक्सेलरेशन हम लोग नीचे की तरफ माने हैं, इसका मतलब m2g बड़ा होगा, एक्सेलरेशन नीचे है, m2g पहले लिख देते हैं। अब माइनस अपोज करने वाला फोर्स टेंशन इक्वल टू इसका मास था इनटू एक्सेलरेशन, ये कहलाता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन बन गया। इसी तरह से अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम, m1 को का मोशन होने का संभावना किधर है, राइटवर्ड है, तो राइटवर्ड की तरफ m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, खाली T लग रहा है, और इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, m1 को राइटवर्ड सिर्फ T लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन इधर a ही है, इसका एक ही को फोर्स है, अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो T इक्वल टू m1a कर देंगे, राइटवर्ड जो फेंका। और वर्टिकल जो है वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ये n बराबर m1g होगा, वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो n1 लिखने की जरूरत नहीं है, n लिख देते हैं, n इक्वल टू m1g होगा, उसका जरूरत नहीं है हम लोग को, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये दो मेन इक्वेशन हम लोग को बने, जिधर मोशन हो रहा है उधर की तरफ। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 1 और 2 तो एक्सेलरेशन निकल जाता है, यही करते थे न्यूटन्स लॉ में। ये m2g माइनस T इक्वल टू m2a, और ये है T इक्वल टू m1a। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अब ये प्लस माइनस T कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा m2g इक्वल टू, ऐड करना है m1 प्लस m2 इंटू a, ये दोनों उल्टा साइन का था इसलिए कट गया ऐड करने से, तो दोनों का एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल के आ गया, m2g डिवाइडेड बाय m प्लस m2, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर अलग अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आर सेम बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। तो हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो चलिए अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अब निकालते हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं,
इसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने बॉडी है, 2 बॉडी है, कौन कौन सा, m1 और m2। तो 2 पार्टिकल सिस्टम का हम लोग एक्सेलरेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब लिखना है, तो पहला काम यही होता है न्यूटन्स लॉ वाला, एक्सेलरेशन निकाल लेना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब निकालना है, 2 बॉडी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे आराम से, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा कर देंगे। अब चलिए एक्सेलरेशन, ये पहला वाला ब्लॉक ये है m1, इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू इतना है। डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस की तरफ, x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या देते हैं, i कैप। m1 का एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो a इंटू आई कैप लिख देंगे। m2 का एक्सेलरेशन का वैल्यू तो a ही है और डायरेक्शन है माइनस जे कैप की तरफ, तो इसको डाल दिए माइनस जे कैप, तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन डाल दी और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब a का वैल्यू आप डाल दीजिए उसमें ले जाके, a का वैल्यू डाल देते हैं, ये वाला a का वैल्यू डालना है इसमें। अब m1 a का वैल्यू डाले तो इंटू m2 इंटू g, अब बाई m1 प्लस m2, a का वैल्यू डाल दिए इंटू आई कैप रहा। अब ये माइनस उधर ही रहने देते हैं जे कैप के साथ, a का वैल्यू यहाँ भी डाल देते हैं, m2 इंटू g बाय m1 प्लस m2, और डायरेक्शन माइनस जे कैप की तरफ था रहने दी, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 था। तो हम लोग को दूसरा तीसरा क्वेश्चन यहीं से पता चल सकता है, तो इसको 2 पार्ट में लिख देंगे तो आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा, आई कैप वाला, ये वाला डिवाइडेड बाय ये, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा ये डिवाइडेड बाय ये। तो एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हम लोग को पता चल जाएगा इसी से। और टोटल एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। m1 प्लस m2 दोनों में सेम है, नीचे आ जाएगा, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ऊपर हो गया m1 m2 कॉमन आ गया इंटू जी आई कैप माइनस जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं टोटल एक्सेलरेशन को। दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन। अब इसका वैल्यू अगर निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वेक्टर इसका निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में √2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब यूनिट वेक्टर निकले। तो यहीं पे अलग अलग करके लिख देते हैं, आपको अलग अलग कर दीजिए, m1 m2 g ऊपर में हो गया, m1 m2 इसके साथ आ जाएगा, इसमें भी डिवाइड कर देंगे, इसमें भी डिवाइड कर देंगे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है। इससे क्या होगा, एक्स वाई डायरेक्शन का अलग दिखेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। ये m1 m2 दोनों में नहीं था, वो गलती कॉमन ले लिए थे हम, यहाँ m2 स्क्वायर है, m2 स्क्वायर है इंटू जी बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इसमें भी m1 प्लस m2 डिवाइड हो जाएगा माइनस जे कैप। अब सही हो गया। अब देखिए सेकंड थर्ड का आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं पहले, तो पहले सेकंड थर्ड का आंसर लिख देते हैं, इतना नोट कर लिए तो अब मिटाएंगे। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का रूट कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड मिलेगा। अदरवाइज आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, वैल्यू दे देगा तो इजी हो जाएगा। यही आंसर हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 हो गया। अब आंसर नंबर 2 पूछ रहा है, आंसर नंबर 2 पूछ रहा है, तो इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। और आंसर नंबर 2 में एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आई कैप के बगल वाला चीज, ये हो जाएगा m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का क्या होगा, जे कैप के बगल वाला, तो माइनस के साथ लिखेंगे, ये एक्चुअली नीचे की तरफ है इसलिए माइनस के साथ लिखे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर वाई डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास, ये टोटल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। दिस इज आंसर 2 एंड दिस इज आंसर 3। इस तरह से हम लोग को तीनों आंसर आ गए। इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए थोड़ा ग्रुप में।
यहाँ से 1 मिनट ये ए लिख देते हैं। अब भेज दीजिए ग्रुप में, अभिषेक फोटो लेके भेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दे रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका आप सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन खुद कीजिए इसी तरीके से। मान लीजिए कि एक वेज दिया हुआ है और इधर एंगल बना रहा है 45 डिग्री और इधर भी बना रहा है 45 डिग्री। यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिए हैं, M1 मास है और या M मास दे दिए, इधर भी दे दिए एक ब्लॉक, इसका मास 2M दे दिए, है ना, और सारा सरफेस स्मूथ है और रिलीज कर दी, छोड़ दी। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, अलग अलग तरफ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। ऑल द सरफेस, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दोनों ब्लॉक को छोड़ दी। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालिए। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास? तो पहले दोनों का एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं स्मूथ सरफेस पे जब स्लाइड करते हैं तो क्या एक्सेलरेशन होता है, जी साइन थीटा। अब दोनों तरफ थीटा सेम है, ये 45 है तो ये 90 डिग्री होगा, तीनों एंगल 180 डिग्री होता है। तो एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ सरफेस क्या जानते थे हम? एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ सरफेस क्या होता है? स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, तो वेट का कंपोनेंट जो इंक्लाइंड सरफेस की तरफ होगा उसी से एक्सेलरेट करेगा। जैसे यहाँ ब्लॉक है, इसका वेट ऐसे दिखाते हैं mg, और ये एंगल अगर थीटा है तो वेट का कंपोनेंट एक इधर की तरफ आएगा, तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये दोनों 90 पे, तो ये भी थीटा हो जाता है। इधर हो जाता है mg cos थीटा और इधर कंपोनेंट हो जाता है mg sin थीटा। इसी वेट का जो कंपोनेंट दोनों तरफ हुआ, इसी के चलते ये खिंचाता है नीचे की तरफ, इसी के चलते इधर एक्सेलरेशन होगा a। इसका मास मान लीजिए m है, तो स्मूथ है तो इधर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो यही वाला फोर्स अनबैलेंस फोर्स होगा, इसी के चलते एक्सेलरेशन होगा। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन न्यूटन्स लॉ लिख देते हैं, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अप्लाई न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो कौन सा अनबैलेंस फोर्स है? mg sin थीटा, अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास कट जाता है, तो इसमें हाथी रखिए यहाँ पे चाहे चींटी रखिए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। सरफेस स्मूथ है, इसमें हाथी स्लाइड करे चाहे चींटी स्लाइड करे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन मास से आजाद है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, खाली डिपेंड कर रहा है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एंगल कितना है उसको। तो स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? जी साइन थीटा। इसका भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना होगा? जी साइन थीटा 45 डिग्री। इसका भी कितना होगा? जी साइन 45 डिग्री। मास से मतलब नहीं है, स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा। तो हम लोग को पता चल गया, इसका क्या पता चल गया? ये जो ब्लॉक इधर से स्लाइड कर रहा था, तो पता ये चला कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा जी साइन थीटा, ए का वैल्यू जी साइन थीटा होगा, तो जी साइन 45 डिग्री। और ये इधर गिरेगा, इसका भी एक्सेलरेशन होगा कितना? ये यहाँ से 45 डिग्री पे है, तो जी साइन 45 हो जाएगा एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक का, और इस वाले ब्लॉक का भी हो जाएगा जी साइन 45। तो सेम वैल्यू रहेगा, खाली डायरेक्शन अलग अलग है। समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या होगा? ये वाले ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा? जी साइन थीटा। थीटा यहाँ कितना दिया था? 45। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा। थीटा कितना दिया था? 45।
बोलिए अब ब्लॉक का मास सर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, मास देखते हैं कट जाता है। कोई भी ब्लॉक लीजिएगा तो इस साइड भी मास है, इस साइड भी मास है, इसके वाले के लिए इधर 2m लिखते, इधर भी 2m लिखते, वो भी कट जाता है, तो मास कट जाता है हमेशा, इसलिए जी साइन थीटा एक्सेलरेशन हुआ। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, समझ गए तो यस लिखिए। स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा, तो दोनों का एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन 45, दोनों का एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन 45। अब फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग m1 a1 वेक्टर बोलते थे, m2 a2 वेक्टर बोलते थे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा हम लोग। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसका इधर कंपोनेंट तोड़ देते हैं और इधर कंपोनेंट तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा g बाई रूट टू साइन 45 1 बाई रूट टू होता है, तो ये एंगल हो गया 45, तो उधर कंपोनेंट हो जाएगा g बाई रूट टू कॉस 45, cos 45 1 बाई रूट टू, फिर होगा इधर होगा g बाई रूट टू साइन 45, इसका कंपोनेंट तोड़ दिए, इसको 1 बोले अगर हम लोग, a1 वेक्टर क्या लिखिएगा जरा बताइए वेक्टर फॉर्म में, ये लिखिएगा 1 बाई रूट टू हो जाएगा, तो g बाई टू हो जाएगा, g बाई रूट टू कॉस 45 डिग्री इधर की तरफ माइनस आई कैप की तरफ, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये माइनस आई कैप की तरफ है, और ये वाला लिखना है फिर प्लस जी बाई रूट टू साइन 45, और ये नीचे की तरफ है माइनस जे कैप। इस तरह से एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिख लिए, ये a1 था, इसको हम लोग क्या किए कंपोनेंट तोड़ के वेक्टर फॉर्म में लिख लिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला में लगाना होगा वेक्टर फॉर्म। cos 45 1 बाई रूट टू होता है तो g बाई टू हो गया माइनस आई कैप, साइन 45 1 बाई रूट टू होता है तो g बाई टू हो गया माइनस जे कैप। उसी तरह से इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, इसको सेकंड वाला नाम दिए, डायरेक्शन अलग है, इधर और इधर कंपोनेंट होगा, इधर क्या हो जाएगा, ये है g बाई रूट टू, तो जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस लिखते हैं, g बाई रूट टू कॉस 45, और इधर हो जाएगा g बाई रूट टू साइन 45, तो दूसरे वाले को वेक्टर फॉर्म में लिखिए कंपोनेंट तोड़ के, तो बोलिए ये क्या लिखेंगे g बाई रूट टू कॉस 45, इधर की तरफ है आई कैप की तरफ, और ये क्या लिखेंगे g बाई रूट टू साइन 45, इधर की तरफ है माइनस जे कैप की तरफ। ऐसे कंपोनेंट तोड़ के लिख दिए हम लोग, इधर एक कंपोनेंट हो गया, इधर एक कंपोनेंट हो गया, इधर इंटू आई कैप प्लस इधर इंटू माइनस जे कैप। अब ये 1 बाई रूट टू होता है तो g बाई टू हो गया आई कैप, और ये 1 बाई रूट टू होता है तो g बाई टू हो गया माइनस जे कैप। इस तरह दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में तैयार है। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाइए, क्या बताए थे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए दोनों का मास सेम नहीं, अलग अलग, इसका मास था m, a1 वेक्टर इतना है हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ, तो वो बाद में लिख देंगे अभी रहने देते हैं। और m2 का मास है 2m, 2m इंटू a2 डाल दिए बाय m प्लस 2m। अब ये m कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो बचेगा a1 प्लस 2a2, इधर 3m हो गया, mm कट जाएगा, तो फाइनली हमको a1 प्लस 2a2 बाई 3 करना है। इसको अब इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना है, तो आप मुजवानी जोड़ सकते हैं या लिख के जोड़िए, एक ही बात है, तो चलिए लिख देते हैं, तो g बाई टू माइनस आई कैप प्लस g बाई टू माइनस जे कैप। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कट जाएगा, तो g आई कैप बचेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कट जाएगा, तो g माइनस जे कैप बचेगा डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए दोनों आई कैप को एक जगह देख लीजिए, ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप, तो g में g बाई टू घट जाएगा, तो बचेगा g बाई टू आई कैप ऊपर में, और ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा,
तो 3g/2 माइनस जे कैप और डिवाइडेड बाय 3 हो, डिवाइडेड बाय 3 हो, ऐसा हो। तो यही हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो निकाल लेंगे हम लोग। अभी वेक्टर में ऐसे लिखा रहता है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग, अलग अलग कर दीजिए। ये हो गया g/6, 3 इसमें भी डिवाइड हो गया, इसमें भी डिवाइड हो गया, तो g/6 आई कैप, इसमें डिवाइड होगा तो कट जाएगा, तो g/2 माइनस जे कैप, ऐसा आ गया। यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग वेक्टर स्टाइल से निकाल लेंगे। तो दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लिए, डायरेक्शन देख लिए, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के इस फॉर्मूले में डाल दिए, ऐसा आ गया आंसर। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, था कितना होगा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपको याद होगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है g/6 आई कैप की तरफ है, तो इधर दिखा दिए g/6 आई कैप की तरफ। उसके बाद कह रहा है कि g/2 माइनस जे कैप की तरफ, तो g/2 माइनस जे कैप की तरफ होगी। अब यही हो गया नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। g/6 किधर था, आई कैप की तरफ, g/2 किधर था, माइनस जे कैप की तरफ। तब ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो सीएम मिलेगा। और डायरेक्शन निकालना है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल आप निकाल सकते हैं अल्फा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा निकालिएगा, p/b, तो g/2 और डिवाइडेड बाय g/6, 6 ऊपर चला जाएगा, जी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, अल्फा हो गया tan इनवर्स 3, अल्फा हो गया tan इनवर्स 3। डायरेक्शन इधर की तरफ, इधर बोलते हैं आप नॉर्थ, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट वेस्ट, इधर की तरफ डायरेक्शन हुआ तो अल्फा एंगल साउथ ऑफ वेस्ट बोलेंगे, इतना साउथ ऑफ ईस्ट, ये हो गया डायरेक्शन। तो कितना डायरेक्शन हो गया, tan इनवर्स 3 साउथ ऑफ ईस्ट। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। एसीएम हो गया अंडर रूट g/6 का होल स्क्वायर, इसको g/2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको g/2 का होल स्क्वायर, तो जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, g/2 का होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो g/2 बन जाएगा। अंदर में क्या बच जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1/9 हो गया, प्लस 1 हो गया, ये हो गया g/2 और √10/9, तो ये हो गया फाइनली g/2 और √10 को 5 इंटू 2 बोल सकते हैं बाई 3, तो ये √2 कट जाएगा, एक √2 यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा आपको, या ऐसा ही छोड़ दीजिए 10/9 करके ही छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर है। g/2 इंटू 10/√10/3, ये हो गया आंसर g/6 √10, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया। और ये डायरेक्शन हो, तो ये डायरेक्शन भी बोलना हुआ, ये मैग्नीट्यूड बोलना, दोनों चीज। सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना है और डायरेक्शन कितना है, ये वेक्टर आ गया तो उसका फोटो बना के निकाल दी। ये कह रहा है आपको साफ साफ कि g/6 आई कैप की तरफ जाइए, ये कह रहा है g/2 माइनस जे कैप की तरफ जाइए, इस तरह से निकल गया, ठीक है। समझ में आया, यस। अब एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही, अपने से करके देखिए, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही, मान लीजिए इस बार जो है स्ट्रिंग से जोड़ दिया उसी को, ये इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री पे और ये 30 डिग्री पे है। इधर मान लीजिए कि भाई एक ब्लॉक है लगा हुआ 1 kg का, इधर पुली लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पुली, पुली से फिर इधर एक ब्लॉक दूसरा लगा हुआ है अटैच्ड है, ये ब्लॉक 2 kg का है और ये 30 डिग्री पे है और ये 60 डिग्री पे है। All surfaces are smooth, system is released from rest,
अब यहाँ से पकड़े हुए थे, छोड़ दिए। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, released from rest. Find the acceleration of center of mass. Find the acceleration of center of mass. Center of mass का acceleration निकालना है। All surfaces are smooth. सब smooth है। सब क्या है? Smooth है। और स्ट्रिंग लाइट, हम लोग पढ़ते ही हैं, लाइट स्ट्रिंग। पुली भी लाइट पढ़ते हैं, लाइट पुली। तो वहां भी फ्रिक्शन नहीं है। ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर स्मूथ। ये सब तो मान के पढ़ते ही हैं अभी। सिंपल क्वेश्चन है, तो निकालिए जल्दी से। तो पहला काम क्या करना होगा? पहले न्यूटन्स लॉ से एक्सेलरेशन निकालना होगा, फोर्स दिखा के। तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, न्यूटन्स लॉ में ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे वेट दिखाएंगे, 30 डिग्री पे है और ये 60 डिग्री पे है। तो वेट ऐसे दिखाते हैं। वेट कितना होगा? 1g। इसका कंपोनेंट इधर तोड़ते हैं, ये एंगल भी 60 डिग्री। इधर क्या लिखेंगे? 1g cos 60, 1g cos 60। इधर क्या लिखते हैं? 1g sin 60, 1g sin 60। इधर नॉर्मल एक्शन क्या लिखेंगे? n1। अब ये रस्सी लगा हुआ है जिसमें टेंशन दिखाएंगे हम लोग। इधर रस्सी लगा हुआ है तो टेंशन दिखाएंगे। इधर कितना है? 2 kg। इसका वेट क्या होगा? 2g। ये कितना था? 1 kg। ये कितना है? 2 kg। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ होगा, एक इधर होगा। ये एंगल 30 था तो ये भी 30 होगा। इधर हो जाएगा 2g sin 30 डिग्री। 2g का कंपोनेंट तोड़ दिए, ये 1g का कंपोनेंट उधर तोड़े। इधर हो जाएगा 2g cos 30 डिग्री। इधर एंगल बनाता है थीटा, उधर cos। ऐसा हो गया, दिख गया। अब आप देखिए कि ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है। तो इधर जाएगा ब्लॉक खिंचाएगा कि उधर खिंचाएगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए मन में। sin 60 √3/2 होता है, √3g/2 हो गया। ये √3 का मतलब होता है 1.732। तो √3 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो वो 0.866 आएगा, 0.866 जी आएगी। और ये sin 30 होता है हाफ, तो ये 1g आ जाएगा, हाफ से 2 कट जाए तो 1g बड़ा है 0.86 से। इसका मतलब इधर ही की तरफ एक्सेलरेशन होगा। अब ये जितना एक्सेलरेशन इधर होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि रस्सी का ये छोर उतना ही आगे बढ़ेगा, जितना ये खिसकेगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो हम लोग पता कर लिए कि 1g बड़ा है इससे, ये ज्यादा खिंचाएगा इधर, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो गया a। अब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, यहाँ पे टेंशन दिखाना। तो इधर की तरफ ये खींच रहा है तो इसको खींचेगा इधर टेंशन T। तो ये ब्लॉक को इधर एक्शन का रिएक्शन। अब इससे खींच रहा है तो ये ब्लॉक को ऊपर खींचेगा टेंशन T। तो रिएक्शन टेंशन यहाँ पे दिखाएंगे, पुली पे लगेगा तो टेंशन भी दिखा दी। चलिए तब 1 kg के लिए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन न्यूटन्स लॉ लगाइए। जिधर मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए किधर जा रहा है ये, यही है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ऐसे हुआ, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इसको बोलते हैं अलोंग द इंक्लाइन। तो एक्सेलरेशन देख के पता करते हैं। एक्सेलरेशन इधर है तो बोलेंगे कि ये टी ज्यादा ताकतवर है, तो पहले टी लिख देंगे माइनस, ये वाला अपोज कर रहा था तो 1g sin 60 इक्वल टू ma 1 kg इंटू a। अब दूसरे वाले का देखिए, दूसरे वाले में एक्सेलरेशन इधर है तो ये वाला फोर्स ज्यादा ताकतवर होगा, तो पहले इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन की तरफ वाला फोर्स। जिधर नेट फोर्स बचता है, जिधर ज्यादा फोर्स बचता है घटा बढ़ा के उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो 2g sin 30 यहाँ लिख दिए, और ये वाला टेंशन अपोज कर रहा है तो माइनस टी इक्वल टू एम ए 2 इंटू ए, ऐसे लिख दिए। न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड जब करेंगे तो प्लस माइनस टी है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस में से ये माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2g sin 30 डिग्री
माइनस 1g साइन 60 डिग्री इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं, ये माइनस था जोड़े तो घट गया, ये जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, 2a प्लस a 3a, a का वैल्यू निकल गया, साइन 30 होता है हाफ से 2 साफ, साइन 60 √3 बाय होता है तो g √3/2 डिवाइडेड बाय ये 3 आ गया, g कॉमन ले लीजिए तो हो गया 1 माइनस √3/2 बाई 3। अब 2 को चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, तो a का वैल्यू चला आएगा, कितना आ जाएगा, g इंटू 2 माइनस √3/2, नीचे में 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, इसको सॉल्व करके ऐसा कर लिया, अब एक्सलेशन निकल गया, अब दोनों एक्सलेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना, इतना आप नोट कर लिए, फिर मिटाएं इसको, वेक्टर फॉर्म में लिख के सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लें। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आया? न्यूटन्स लॉ से ये काम न्यूटन्स लॉ में कर चुके थे, एक्सलेशन निकाल लिए हम लोग उसी कंसेप्ट को लगा के। अब हम लोग को सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालना है, इसका एक्सलेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास। उसको बोर्ड पे रहने दें कि मिटाना है? तो मिटाना होगा तो लिखिएगा। मुस्तफी नोट कर रहा है, लिखा है वेट। तो न्यूटन्स लॉ लगा के एक्सलेशन निकाल लिए हम लोग, अब सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे उस तरह से आप करिए, जो नोट कर चुके हैं वो लोग। चलिए, तो इसका एक्सलेशन हम लोग को पता चल गया, इधर की तरफ ए है, ऊपर की तरफ था, इसको पीछे बढ़ा देते हैं, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, ऐसा ही नहीं निकाले हम लोग। इधर की तरफ ए है, इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, इधर और इधर, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, इधर हो जाएगा a cos 60, इधर हो जाएगा a sin 60, a1 वेक्टर, इसको 1 पहला ब्लॉक मान लिए, तो क्या लिखेंगे, a cos 60 i कैप प्लस a sin 60 j कैप, a का वैल्यू इतना है वो बाद में डाल देंगे, cos 60 हाफ होता है a/2 i कैप, sin 60 √3/2 होता है, √3/a j कैप, a1 वेक्टर लिखा है। अब a2 वेक्टर इधर की तरफ है, ये नीचे आ रहा था, a2 वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं, a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, g/6 2 माइनस √3, ये लास्ट में डाल देंगे कभी। अब ये ब्लॉक हम लोग को आया था इधर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ सरकते हुए था, एक्सलेशन इधर था, इसका इधर था, हम लोग सॉल्व किए थे, तो इधर की तरफ एरो बना देते हैं। अब इसके 2 कंपोनेंट इधर और इधर टूट जाएंगे, ये ए है, ये 30 डिग्री ओरिएंटल से, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ओरिएंटल से 30 होगा, इधर हो गया a cos 30, इधर हो गया a sin 30, तब इसको नंबर 2 ब्लॉक बोले थे, इसको नंबर 1 बोले थे, तो a2 लिखेंगे हम लोग, a cos 30 i कैप की तरफ है और a sin 30 माइनस j कैप की तरफ है, माइनस j कैप की तरफ है, ऐसे लिख दिए। अब cos 30 होता है √3/2, √3a/2 i कैप, sin 30 हाफ होता है माइनस a/2 j कैप हो गया। इस तरह से a1 a2 वेक्टर आ गया। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकालना है, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2,
चलिए m1 कितना है अपना 1 kg है, a1 वेक्टर इतना है, उसको लिख देते हैं a/2 i कैप प्लस √3/2 a j कैप। m2 है 2 kg, 2 इंटू इसको लिख देते हैं √3a/2 i कैप माइनस a/2 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2 3 हो गया। अब जोड़ लीजिए इसको, तो देखिए आई कैप इधर भी था इधर भी है, ये 2 मल्टीप्लाई है तो √3 ये बचे, इधर a/2 बचे, तो a/2 हो गया और ये हो गया 2√3 इंटू a/2। आई कैप एक जगह कर दिया, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ये एक जगह करना है, तो ये हो गया √3/2a जे कैप, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू a/2 जे कैप, ऐसा आ गया डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व करते जाना है बस। अब a का वैल्यू इतना निकाले हुए थे, ये डाल देना है, बस आंसर आ जाए। इसको पहले ऐड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इतना पहले सॉल्व करना है, वैल्यू कैलकुलेट करके आप डाल दीजिएगा तो सब आंसर आ जाए। सेकंड वाले ब्लॉक का था, ये फर्स्ट वाले ब्लॉक, फर्स्ट वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा था और ये नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, एसीएम निकालना। तो देखिए a/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब बाहर निकाल लेते हैं, a/2 को बाहर कर लिया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस 2√3 आई कैप और प्लस यहाँ a/2 बाहर निकल गया, √3 बचा उधर -2, a/2 बाहर निकल गया, a/2 बाहर निकल ली दोनों तरफ से, √3 - 2 जे कैप और डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया a/6, ये 3 इंटू 2 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 1 प्लस 2√3 आई कैप और √3 - 2 वैल्यू निकालना है तो रूट सबका वैल्यू डाल दीजिए, √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब ए पुट कर देते हैं, एसीएम आ गया हमारा, लास्ट में ए पुट कर देते हैं, g/6 था और 6 पहले से है, 36 हो जाए और बाकी ये जो पड़ा हुआ ये रहेगा। मैग्नीट्यूड बोलेगा तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आप जानते हैं, निकाल लीजिए, और ये वाला तो कॉमन होके बाहर है, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जानते हैं, तो वैसे आप निकाल सकते हैं, वैसा ही छोड़ देते हैं, ये लंबा होगा कैलकुलेशन। तो जब दिया रहे, जैसे ये वेक्टर ऐसे दिया रहता है आपको 5 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। या तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर निकालिएगा तो 5 तो बाहर आ ही जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 25 हो जाता है मैग्नीट्यूड। उसी तरह से उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, या नहीं तो इसको यूनिट वेक्टर बना लीजिए, इसमें 5 से डिवाइड कर दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड का रूट लेके, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 5 से डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर हो गया। अपने मर्जी से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिए, 5 इधर कर लीजिए, 25 इंटू ये यूनिट वेक्टर हो गया। ए का मैग्नीट्यूड को 25 बोलेंगे, ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर जो है हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5, ऐसे भी कर सकते हैं। उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, है ना। अगर ये सब समझने में दिक्कत है, बहुत कमजोर स्टूडेंट है, तब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा, तो वो मल्टीप्लाई कर देगा इसमें। मान लिया कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक बार, 15i कैप, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 20j कैप। अब तो जानते हैं आप मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये लंबा हो जाएगा,
फिर बाद में इसमें से 5 तो बाहर आ ही जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो 3 तरीका हम बताए मैग्नीट्यूड निकालने, तीनों में से जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपना निकालेंगे, यही आंसर होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए कि 2 पार्टिकल है, ये ग्राउंड है और यहाँ से 100 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल 1 केजी का मास है और इसको हम लोग 20 मीटर पर सेकंड से फेंके। दूसरा पार्टिकल यहाँ से इसके बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर और ये 2 केजी का है और इसको फेंक दिए इधर 5 मीटर पर सेकंड, है ना। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर दिया है और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर दिया है। t इक्वल टू 0 पे फेंक दिया दोनों एक ही लाइन में सब पार्टिकल, ठीक है, एक ही लाइन में सारा पार्टिकल है। अब आपको कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक्सेलरेशन पोजीशन निकाल। फाइंड द नंबर पहला पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को शॉर्टकट में सीएम लिख देते, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड। या एट 2 सेकेंड बोलते, 2 सेकेंड पे निकालिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन और पोजीशन। तो कैसे निकालिए पोजीशन, 2 सेकेंड पे बोल रहा है, तो शुरू में है यहाँ पे और यहाँ पे 0 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड में तो ये भी ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, है ना। तो अलग पोजीशन हो जाएगा इसका, 2 सेकेंड के बाद इसका अलग हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालना, या तो दोनों का 2 सेकेंड का पोजीशन निकाल के तब फिर m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 लगाइए, एक तरीका ये हुआ। या दूसरा तरीका है कि 2 पार्टिकल को पहले एक पार्टिकल में बदल दीजिए, है ना। तो इनिशियल पोजीशन निकालिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है और उसका इनिशियल वेलोसिटी निकालिए सेंटर ऑफ मास, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालिए सेंटर ऑफ मास का। अब फिर आप फॉर्मूला लगाते जाइए v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, 2 सेकंड के बाद vcm इक्वल टू यूसीएम प्लस एसीएम इंटू टी। तो बेटर तरीका होता है 2 को पहले एक पार्टिकल में बदल लेते हैं तो इजी पड़ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इस पॉइंट का नाम ए दे रहे हैं, शुरुआत में है ए पे और बी पे, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख रहे हैं। तो y एक्सिस ये है, x कोऑर्डिनेट 0 ले यहीं पे ओरिजिन ले लेते, यहीं पे क्या ले लिया ओरिजिन। तो ये कितना ऊंचाई पे है 200 मीटर पे, 0,200 मीटर, 0,200 मीटर, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। फिर बी वाले का कोऑर्डिनेट लिखिए, ये 250 मीटर पे हो गया जमीन से, तो 0,250 मीटर, 250 मीटर, 250 का मतलब 250 मीटर, 200 मीटर एंड 250 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन मतलब एट t इक्वल टू 0 ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल पोजीशन सेंटर ऑफ मास का निकालते हैं। तो उसको इनिशियल पोजीशन के लिए हम लोग YCM को y0 बोल दें, y0 मतलब 0 सेकेंड, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो क्या लगाएंगे m1 इंटू y01 प्लस m2 इंटू y02 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए m1 कितना केजी का है, 1 केजी का, y01 यही हो गया 200, m2 कितने केजी का, 2 केजी का, y0 मतलब 0 टाइम, तो ये 250 मीटर और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो ये हो गया 500 प्लस 200 700 बाय 3, 700 बाय 3, 700 बाय 3 मीटर पे है।
शुरुआत में सेंटर ऑफ मास, दो पार्टिकल को एक पार्टिकल में बदल दिए तो 700/3 आ गया। तो 700 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये आता है 233.33। मतलब ये 200 मीटर है, ये 50 मीटर 250, तो करीब जो है सेंटर ऑफ मास हम लोग को हो गया 233, ठीक है नहीं? 33 मतलब यहाँ बीचों बीच लेते हैं तो 25 होता है, 225, इससे थोड़ा ऊपर ज्यादा वाले मास के आसपास सेंटर ऑफ मास आता है। तो यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास। दो पार्टिकल को एक पार्टिकल में बदल देंगे तो एक पार्टिकल यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसका इनिशियल पोजीशन आपका आ गया यहाँ पे। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 200/3 मीटर पे, 700/3 मीटर, 700/3 मीटर पे होगा। मतलब आप समझ लीजिए एक ही पार्टिकल का कहानी है, अब दो पार्टिकल का कहानी नहीं है, एक ही पार्टिकल का कहानी है। कितने पे था? 233.33 मीटर पे, 233.33 मीटर एक पार्टिकल में बदल दिया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,233.33 मीटर यहाँ। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी भी निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं, मतलब 0 टाइम पे शुरुआत में ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको लिखेंगे UCM सेंटर ऑफ मास का। तो u का मतलब हो गया इनिशियल, y डायरेक्शन में है, तो फॉर्मूला लगाएंगे m1 इंटू u1y प्लस m2 इंटू u2y डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो पहले वाले का y डायरेक्शन का वेलोसिटी, दूसरे वाले का y डायरेक्शन का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1 है 1 kg, u1 दिया था यहाँ 20, m2 है 2 kg, u2 दिया था 5। अब बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ये 20 प्लस 10 30/3 10 मीटर पर सेकेंड है। ये 10 प्लस 20 30/3 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ये पता चल गया कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगा शुरुआत। अगर ये 20 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो ये 10 से जाएगा। यूसीएम निकल गया y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक पार्टिकल में बदल दिया, उसका वेलोसिटी मालूम है, कहां पे था वो भी पता है। अब फॉर्मूला हम लोग को लगा दे, एक्सेलरेशन निकालना हो, इनिशियल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ निकाल के देखते हैं, इधर जगह ले है, हम लोग लिखते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन इसका भी जी, अर्थ खींच रही है जी से, इसको भी खींच रही है जी, सेकंड वाले को भी जी से खींच रही है। तो हवा में फेंके हैं तो हमेशा अर्थ जी एक्सेलरेशन से खींचता है। जब कांस्टेंट वैल्यू से खींच रहा है तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का भी वही रहेगा। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल के देखते हैं क्या होता है। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल एक्सेलरेशन निकाले 0 टाइम पे y डायरेक्शन में, m1 a1y प्लस m2 इंटू a2y बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए m1 1 kg था आपका, एक्सेलरेशन g था नीचे की तरफ, माइनस जे कैप की तरफ, ऊपर की तरफ y ऊपर बोलते हैं, नीचे है तो इसलिए माइनस डी लिख दी। m2 आपका है यहाँ 2 kg का, उसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, माइनस डी लिख दी 1 प्लस 2, ये हो गया -3g/3। तो कट ही गया, माइनस जी ही बचा। इसका मतलब ये सीखे कि दोनों मास अलग अलग है और एक्सेलरेशन अगर सेम है दोनों का, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन उतना ही रह जाता है। जी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये बदलने वाला नहीं है एक्सेलरेशन, हर जगह हर समय इतना ही रहे। तो इनिशियल एक्सेलरेशन बोले चाहे किसी टाइम पे एक्सेलरेशन बोले, ये सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन आ गया जी के बराबर, इसका भी एक्सेलरेशन जी हो गया। अब सारा बात पता चल गया हम लोग। क्या पता चला? कि एक पार्टिकल का कहानी है। अब क्या पता चला कि एक पार्टिकल की कहानी है और वो कितने मीटर पे है? 233.33 मीटर पे है, यहाँ पे है। उसका वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है, हवा में फेंक दिया गया। इसका मास कितना हो जाएगा? तो दोनों पार्टिकल का मास जोड़ देंगे, सेंटर ऑफ मास मतलब दोनों पार्टिकल का मास उसमें समा गया है, तो 3 kg मास है। और एक्सेलरेशन कितना है जी? ये कितना दूरी पे है? 233.33 मीटर। अब इसका वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड के बाद।
तब एक पार्टिकल को हवा में फेंक देते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला सवाल हो गया। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी इसके आप नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे। तो क्या लगाएंगे एट टी सेकंड के लिए फॉर्मूला, VCM इक्वल टू UCM प्लस ACM इंटू टी। वाई डायरेक्शन क्या है तो सब में वाई वाई लिख देते हैं। तो UCM कितना है 10 है, ऊपर है इसलिए प्लस 10 लिख दिए। एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ, तो क्वेश्चन में हम लिख देते हैं टेक G इक्वल टू 10। तो G का वैल्यू 10 हो जाएगा, माइनस G कीजिएगा, इसको नीचे की तरफ था इसलिए माइनस G, और T 2 सेकंड पे बोला था। अब G का वैल्यू 10 डाल देते हैं हम लोग, ये -20 हो, इसका मतलब -10 मीटर पर सेकंड हो गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। मतलब नीचे की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास का, कुछ देर के बाद जाके 0 हो गया होगा 2 सेकंड से पहले ही, और नीचे लौट रहा होगा इसलिए माइनस आया। इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, तो आप जानते हैं G का वैल्यू 10 है, तो 1 सेकंड में इसको 0 कर दिया, फिर लौटा तो 1 सेकंड के बाद फिर 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ कर दिया, तो 2 सेकंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इसीलिए ऐसा आ गया आंसर। कि ऐसे सेंटर ऑफ मास वाला गया और फिर ऐसे लौटा, यहाँ पे जाके 0 हुआ, फिर लौट के यहीं पे वेलोसिटी 10 होगी। 1 सेकंड में 0 हुआ और फिर 1 सेकंड में लौटा, तो 2 सेकंड में फिर वो यहीं पे आ जाएगा। तो इसलिए इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी यही आंसर आने वाला है। उसे निकाल के फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। YCM बराबर क्या बोलते थे, इनिशियल वेलोसिटी, एक पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल इंटू टी और प्लस हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो UCM कितना है हमारा, शुरुआत में वेलोसिटी 10 है, ऊपर की तरफ प्लस T 2 सेकंड है, हाफ एक्सेलरेशन है -10, T 2 का स्क्वायर 4, ये 20 माइनस 20 तो 0 हो गया। तो यहाँ कहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, ऑरिजिन कहाँ पे माने हैं, तो ऑरिजिन हम लोग जो है ये इतने दूरी पे था ना, ये दूरी भी ऐड करना पड़ेगा। ये दूरी को हम लोग y0 बोल देते हैं, शुरुआती दूरी y0 CM बोलते हैं। तो अगर ऑरिजिन आप नीचे माने हैं या जहां से फेंके हैं वहीं पे ऑरिजिन मानिएगा तो y0 हो जाएगा, लेकिन नीचे माने हैं तो ये भी जोड़ना पड़ेगा। शुरुआत में ऑलरेडी चलने से पहले उतना ऊपर था तो y0 ये जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब y0 जोड़ने का मतलब हुआ कि वहीं पे रहेगा, ये y0 ही आ गया। समझ में आया, या हवा से फेंके थे और यहाँ पे अगर ऑरिजिन मानिएगा तब y का वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऑरिजिन मानिएगा तो शुरू में ऑलरेडी इतना दूरी था, उतना प्लस गया आया, तो गया आया तो यहीं पे पहुंच गया तो वो इतना ही बच गया, इसलिए 233.33 सेंटीमीटर ही आंसर हो जाए। 2 सेकंड के बाद यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये गया और आया यहीं पे आया है, तो जमीन से यहां से बोलेंगे तो उतना ही दूरी पे रहेगा। अब तीसरा चीज क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमेशा -d रहेगा, तो तीसरा चीज का आंसर तो वही रह जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमेशा -d रहेगा, कहीं भी निकालेंगे क्योंकि g बदल नहीं रहा है, हमेशा सेम है। ये निकाल के हम लोग देखे थे, कट जाता है मास और सब, g ही बचता है, नीचे की तरफ हो जाए, यही आंसर होगा। पूरा कहानी समझ में आया आपको, क्या किया पहले, दो पार्टिकल का एक पार्टिकल में बदल पोजीशन निकाले, एक पार्टिकल में बदल के, तो 3 kg कर दिया और कहाँ पे रहेगा वो बत निकाल लिया। फिर वेलोसिटी निकाले शुरू में कितना है, तो एक पार्टिकल का 3 kg का हो गया, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, कहाँ पे था वो पता चल गया। अब 2 सेकंड के बाद इसका मोशन का फॉर्मूला लिख के मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह बना लिए। समझ में आया कहानी, यस क्रिस्टीना को समझ में आ गई, यस। तो नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें। दोनों पार्टिकल शुरू में अलग अलग ऊंचाई पे थे, इनिशियल पोजीशन सेंटर ऑफ मास का वो निकाल लिए, दोनों का अलग अलग वेलोसिटी था, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा निकाल लिए, अब ऐसा फोटो बन गया।
उसके बाद v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। ये वाई नॉट क्यों जो रहे हैं समझ में आ रहा है ना। कोई भी पत्थर को मोशन डेरिवेटिव में पढ़े थे, यहाँ से फेंकते हैं और यहीं से दूरी लेते हैं, तब ये वाई नॉट नहीं लिखना है। लेकिन आप यहाँ से दूरी मेजर कर रहे हैं और फेंक रहे हैं यहाँ से, ये शुरू वाला दूरी लिखना पड़ेगा। यहाँ से अगर फेंक रहे हैं तो फॉर्मूला ऐसा लगेगा वाई नॉट प्लस, अब दूरी यहाँ से मेजर कर रहे हैं यहाँ से, तो ये वाई नॉट जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये जाएगा फिर आएगा, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ऐसे लगेगा। जहां से फेंके हैं वहीं पे ऑरिजिन नहीं माने, उससे हट के ऑरिजिन माने हैं तो वाई नॉट जोड़ना पड़ेगा। जहां से फेंके हैं वहीं से ऑरिजिन नहीं मान के उसके अलावे किसी दूसरे जगह ऑरिजिन माने हैं तो इनिशियल हाइट ये जोड़ना पड़ेगा। चले चाहे नहीं चले, इतना हाइट पे तो शुरू में था, उसके बाद जितना ऊपर गया या नीचे आया वो जुटेगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगाए वाई नॉट सी एम प्लस प्लस 1। तो ये सब मिलके 0 हो गया तो वहीं पे रह गया, 2 सेकंड में गया और लौट के आया। चलिए इस तरह से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब पूछेगा तो आप बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एंट्री करते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के दूसरे टाइप के क्वेश्चन। तो हम लोग एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जरा देखिए उसमें दूसरे टाइप का प्रॉब्लम करें। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे एक मास रख दिया ओरिजिन के पास m1 मास, मटर का दाना रखा हुआ है, यहाँ दूसरा एक रखा हुआ है m2 मास का, इसकी दूरी है d, इनके बीच की दूरी है d, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया d,0, है ना। तो दो पार्टिकल m1 m2 d दूरी पे रखा हुआ, ये b पॉइंट हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो क्या है, d दूरी पे रखा हुआ है, इनिशियली रेस्ट में है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि two particles are released from rest, दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, हाथ से पकड़े हुए थे, छोड़ दिए ऑन स्मूथ ओरिएंटल सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है, पूरा स्मूथ है, स्मूथ ओरिएंटल सरफेस, स्मूथ ओरिएंटल सरफेस पे छोड़ दिए, कोई वेलोसिटी नहीं दी है, कोई हम अपने तरफ से धक्का उक्का नहीं मारे, यहाँ पकड़े हुए थे, छोड़ दिए। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड as shown in figure, फिगर में जैसा दिया हुआ है डी दूरी से छोड़े। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड द नंबर पहला इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 एंड m2 बोथ, m1 m2 दोनों से सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब 0 टाइम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इनिशियल क्या हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स निकालिए, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स। फिर चौथा कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 सेकंड। और चौथा कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 0 सेकंड, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना। पांचवा कह रहा है फाइंड द पोजीशन एट विच बोथ द पार्टिकल्स विल कोलाइड, दोनों पार्टिकल टकराएगा कि नहीं टकराएगा पहले देखिए।
चलेगा तब न टकराएगा। तो पहले आप पता कीजिए चलेगा कि नहीं चलेगा। ये 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बहाना है, इसके थ्रू बहुत सारा चीज कंसेप्ट आपको सिखाना है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ हो। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो, दोनों को मिलाने वाले लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास होता है। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा बाद में। इससे जो निष्कर्ष निकलेगा उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास मान लिए यहाँ पे, शुरुआत में ऐसे था तो 0 टाइम पे दोनों मास मान लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड, यही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो क्रॉस करके हम दिखाएं। तो कैसे निकालते हैं, पहले वाले से दूरी मान लेते हैं हम लोग कि XCM पे, तो दूसरे वाले से ये दूरी हो जाएगा D माइनस XCM। मतलब इसको R2 बोल सकते हैं, इसको R1 बोल सकते हैं। पहले वाले से R1 दूरी पे, दूसरे से R2 दूरी पे मान लिए। तो मान लीजिए इसका नाम XCM दिए तो ये हो जाएगा D माइनस XCM। XCM का फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला होता था, M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 बाई M1 प्लस M2। अब M1 का मास तो M1 ही दिया है, X1 कोऑर्डिनेट ये वाला है 0 है, M2 का मास M2 ही दिया है और X2 यहाँ D दिया है तो D लिख दिए, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सिंपल फॉर्मूला जो था आराम से लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो निकल गया कितना दूरी पे, ये 0 हो जाए पहला टर्म, दूसरा बच गया M2 इंटू D बाय M1 प्लस M2। इसको मुजवानी याद भी रखता है बच्चा लोग, जब भी 2 पार्टिकल दिया रहे तो पहला पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास का दूरी क्या होगा वो निकालने के लिए दूसरा वाला पार्टिकल का मास पहले लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देते हैं, जो आया उसमें टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर गौर से देखिए, 2 पार्टिकल D दूरी पे दिया हुआ था, दोनों के बीच का दूरी D था हम लोगों को। तो सेंटर ऑफ मास इससे कितना दूरी पे हुआ, इससे दूरी निकालना है, M1 से दूरी निकालना है तो M2 इंटू D बाय M1 प्लस M2, पड़ोसी वाला मास से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लिया M2 से दूरी निकालना, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम M1, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1, फ्रॉम M1, X1 दिखाया हुआ है फोटो में, देखिए XCM, M1 से दूरी हुआ, इसी को R1 भी बोल सकते हैं आप। तो पहले मास से दूरी हो गया इतना पे। अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2 निकालना है तो D में से घटा देंगे। ये मान लिया 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, इधर 15 हो जाएगा, 20 में से ये घटा देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2 निकालना है, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2, उसको R2 बोलते थे हम लोग। तो R2 हो गया D माइनस एक्स, R2 हो गया D माइनस XCM, R2 हो गया D माइनस XCM, R2 हो गया D माइनस XCM। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, पहले वाले से कितना दूरी हुआ M2D बाय M1 प्लस M2। अब ये दूरी निकल गया तो ये कितना बचेगा, तो पूरा दूरी में से ये घटा दिए, तो घटा दीजिए इसको, तो D माइनस M2D बाय M1 प्लस M2। अब इसको मल्टीप्लाई करके काटिएगा तो ये बचेगा M1D, M2D कट जाए बाय M1 प्लस M2। तो देखिए दूसरे वाले से निकालना है दूरी तो क्या आ गया, M1 इंटू D बाय M1 प्लस M2। इससे दूरी निकालना था तो पड़ोसी वाला मास इंटू D बाय M1 प्लस M2, और इससे दूरी निकालना है तो ये वाला मास बाय M1 प्लस M2 इंटू D, इससे दूरी निकालना है तो ये वाला मास इंटू D बाय M1 प्लस M2। मतलब जिससे दूरी निकालना है वो मास ऊपर में नहीं लिखना है, दूसरा वाला मास लिख देना है। M1 से दूरी निकालना है तो ये M2 लिख देंगे पहले, इंटू टोटल दूरी बाय M1 प्लस M2। M2 से डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो इसको नहीं लिखना है, M1 वाले को लिख देना है बाय M1 प्लस M2 इंटू D। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या देखे हम लोग ये देखे कि 2 पार्टिकल जब रहता है क्या क्या देखे ऑब्जर्वेशन, इससे क्या हम लोग देखे तो जो निकाले हैं आंसर उससे क्या सीखे,
कभी भी दो पार्टिकल दिया रहेगा M1 और M2, कभी भी दो पार्टिकल दिया रहेगा M1 M2, इसके बीच का दूरी दिया रहेगा d, पूछेगा सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे है, तो पहले से हम लोग मान लेंगे R1 दूरी पे है, दूसरे से मान लेंगे R2 दूरी पे है। तो R1 कितना आ गया हम लोग, पहले वाले मास से दूरी निकालना है तो पहला मास नहीं लिखना, दूसरा वाला लिख देना, M2 इंटू डी बाई M1 प्लस M2, और दूसरे वाले से दूरी निकालना है तो इससे निकालना था R2 कितना दूरी है, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है d, है ना। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया, इससे डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला मास लिख देना है M1 d बाई M1 प्लस M2। अब इसको अगर डिवाइड करें हम लोग, डिवाइड कर दें R1 बाई R2, M1 M2 और d कट जाएगा तो बच जाएगा M2 बाई M1, क्या बच जाएगा M2 बाई M1। इसका मतलब ये R1 ऊपर में तो M1 नीचे है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसका मतलब डिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जब ज्यादा मास होगा तो उससे कम दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा, और कम मास होगा तो उससे ज्यादा दूरी पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये पता चलता है इससे कि ज्यादा मास से नजदीक होगा सेंटर ऑफ मास, कम मास से दूर होगा सेंटर ऑफ मास। इसको स्टूडेंट ऐसे भी याद रखता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए M1 R1 बराबर M2 R2। ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि दो पार्टिकल दिया रहेगा M1 M2 d दूरी पे, और अगर वो जो है सेंटर ऑफ मास R1 दूरी पे मान लिए M1 से, और M2 से R2 दूरी मान लिए, तो M1 R1 इक्वल टू M2 R2 होगा हमेशा। मतलब ये मास अगर कम है तो दूरी ज्यादा होगा, और ये मास ज्यादा है तो दूरी कम होगा। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट 20 लाना है, एक का मास मान लीजिए कि आपका 2 kg है, तो दूरी 20 रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा। दूसरा का मास 4 kg है तो दूरी 5 रखना होगा। तो ज्यादा मास से दूरी कम रखना, कम मास से डिस्टेंस ज्यादा रखना होगा, तब ये दोनों बराबर है। तो कम मास है तो ज्यादा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे, और ज्यादा मास है तो कम डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। इस तरह से होता है कि M1 R1 बराबर M2 R2 हो, M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2 होना चाहिए। इस तस्वीर के लिए सीखे यहाँ से। अब ये सिर्फ याद रखने से भी ये आंसर याद हो जाता है, ये याद रखने से ये आंसर आप मुजवानी निकाल सकते हैं। कैसे? 7th क्लास के रेशियो प्रोपोर्शन से। नोट कर लिए इसको तो फिर मिटा के हम लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखने के लिए खाली ये याद रखिएगा, काम हो जाएगा। M1 R1 इक्वल टू M2 R2 होगा। पहले से डिस्टेंस इतना हुआ, दूसरे से डिस्टेंस इतना हुआ, इसको R1 बोल दिए, इसको R2 बोल दिए, तो M1 R1 बराबर M2 R2 हो जाता है। तो आंसर को भी याद रखना है। कैसे याद रखा जाए आंसर को भाई? तो हमने बोला कि M1 R1 इक्वल टू M2 R2 याद रखिए, इतना तो याद रह सकता है, ये सबसे सिंपल है। तो उससे आंसर कैसे निकल जाएगा सर? तो देखिए ऐसे निकलेगा। आप 7th क्लास में पढ़े थे कि x बाई वाई इक्वल टू a बाई बी दिया है। इसमें दोनों तरफ अगर 1 जोड़ देते हैं आप, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बाई वाई इक्वल टू a प्लस बी बाई बी। इसको उल्टा कर देंगे दोनों तरफ, तो b बाई a प्लस बी हो जाएगा। इस तरह से y निकल जाएगा। तो y क्या हो गया? b बाई a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया y। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब सिर्फ आंसर को देखिए, ऐसा दिया रहे तो ऐसा आप लिख सकते हैं। इसको गौर से देखिए, y के सामने में कौन था? b, तो पहले b लिख दिए, डिवाइडेड बाय इन दोनों का जोड़ a प्लस बी इंटू इन दोनों का जोड़। अगर x निकालना है तो x क्या होगा? सिमिलरली इसको पहले उलट देते हैं दोनों तरफ, और एक जोड़ देते हैं इधर भी इधर भी, ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स, इधर हो जाएगा a प्लस बी बाई ए, फिर पलटी मार दीजिए, पलट दीजिए, तो ये a बाई ए प्लस बी। अब ऐसा x को यहाँ लिखते हैं, ये x प्लस वाई इधर चला जाएगा, a बाई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब इसको मिटा देते हैं, जो आंसर आया उसको सामने लाके लिखते हैं। तो देखिए आज के बाद कभी भी अगर ऐसा आपको मिल जाए और x पूछ दे, x को क्या बोलिए? देखिए आंसर लिखा हुआ है, x के सामने में कौन है? a,
तो पहले ए लिख देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों बाएं साइड वाले को ऐड करके लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। y निकालना है तो y क्या होगा, y के सामने कौन है, b, तो b बाय a प्लस बी और इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। ये 7th क्लास वाले थ्योरी को आप याद रखिए, रेशियो प्रोपोर्शन। इफ ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं हमेशा फटाफट। तो अब देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ये याद रखता है कि दो पार्टिकल है, सेंटर मास एक से r1 दूरी पे, दूसरे से r2 दूरी पे है, तो हमेशा m1 r1 इक्वल टू m2 r2 आएगा ही आएगा, उतना याद रखता है। तो r1 का वैल्यू कैसे निकालेगा वो, जरा देखिए। ये दो पार्टिकल था m1 और m2, कितने दूरी पे थे, d दूरी पे मान लीजिए था। अब सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि पहले वाले से r1 दूरी पे है, दूसरे वाले से r2 दूरी पे है, तो यहाँ से r1 प्लस r2 इक्वल टू d हो जाएगा 1। और आप जानते हैं, आपको याद रखने के लिए बोले हैं, सेंटर ऑफ मास इस तरीके से होता है कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2। सेंटर मास के लेफ्ट में जो मास है इनटू लेफ्ट वाला दूरी मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर मास के राइट में जो मास है राइट वाला दूरी मल्टीप्लाई करते हैं, m2 r2, ऐसा होता है। इससे आप लिख सकते हैं r1 बाय r2 इक्वल टू m2 बाय m1, ऐसा लिख सकते हैं। अब अभी जो सिखाए थे रेशियो प्रोपोर्शन, उससे r1 निकालिए, r1 क्या होगा यहाँ से, r1 के सामने में कौन है, m2 लिख देंगे पहले, बाय दोनों मास को जोड़ के डिवाइड करते हैं तो दोनों डिवाइड कर दिए, इंटू बाएं साइड को इधर जोड़ के लिख देते हैं r1 प्लस r2 d दिया है, ये m2d बाय m1 प्लस m2, यही तो आंसर निकाले थे आप। यहाँ से कितना दूरी पे होगा r1, यही निकाले थे, तो इससे रेशियो प्रोपोर्शन से निकाल लिए। मान लिया r2 निकालना है, r2 कैसे निकाले, r2 के सामने में कौन है, m1 बाई टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू टोटल दूरी r1 प्लस r2 d बन जाएगा। तो ये याद रखने से खाली आप ये फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो दो पार्टिकल जब मास दिया रहता है, एक मास से सेंटर ऑफ मास r1 दूरी पे है, दूसरे मास से r2 दूरी पे है, तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 याद रखिए, और उसको ऐसा लिख के रेशियो प्रोपोर्शन जो भी बताए थे x बाय वाई इक्वल टू a बाय बी, तो उस तरीके से आप एक्स वाई निकाल सकते हैं। ये x की तरह, ये y की तरह, ये a की तरह, ये b की तरह, तो x y निकल जाएगा। और टोटल दूरी r1 प्लस r2 दे दिया है, तो r1 प्लस r2 की जगह बाद में d लिख देंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला जो हम लोग निकाले थे मुजवानी में याद हो जाएगा, कुछ मेहनत नहीं लगेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया और उससे हम लोग सीख लिए कि क्या क्या चीज याद रखना है। तो अब आपसे पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा, सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा, तो पहले वाले से r1 दूरी पे होगा, दूसरे वाले से r2 दूरी पे होगा। इस तरह से होगा कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2, m1 इक्वल r1 इक्वल टू m2 r2। तो यही कंसेप्ट आप याद रखिए, बस आपको सारा फॉर्मूला सारा फैक्ट याद है। चलिए, दूसरा पॉइंट था, दूसरा क्वेश्चन में क्या था, सेकंड वाले में क्या निकालना था हमको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2, m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। सारा x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी निकाल रहे हैं, x भी लिख देते हैं। तो शुरुआत में कितना वेलोसिटी था इसका, क्वेश्चन में दिया था कि रेस्ट से रिलीज किया गया तो u0 था, ये भी दिया था कि रेस्ट में तो u0 था, तो डाल देते हैं, दोनों जीरो है तो ये जीरो ही हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर दोनों पार्टिकल रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा, तो यूसीएम जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी नहीं है कुछ। ये अब दोनों पार्टिकल रेस्ट में था तो वेलोसिटी नहीं है। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन था, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि भाई इनिशियल एक्सेलरेशन निकालिए दोनों का। तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, रेस्ट में था शुरू में, तो कोई फोर्स लगता है तब एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स लग रहा है दोनों में कोई, तो जो दो पार्टिकल जब होता है तो न्यूटन लॉ आप सीखे थे कि दोनों पार्टिकल अट्रैक्ट करता है, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं।
एक दाहिने साइड को प्लस एफ बोले तो बाएं साइड को माइनस एफ बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन पहले पार्टिकल का हो जाएगा 0 टाइम पे, शुरुआत में इसमें फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का एफ, इधर किधर दाहिने साइड को प्लस बोले, इसमें अट्रैक्ट करेगा, इधर माइनस है, माइनस बता रहा है डायरेक्शन उल्टा है। तो एक्सेलरेशन निकालिएगा पहले वाले का प्लस एफ बाय एम। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरे पार्टिकल का कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा? माइनस एफ बाय एम टू। और एफ का वैल्यू हम लोग क्या देंगे? जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई धक्का मारा नहीं है, दो पार्टिकल को ऐसे रखे थे और स्मूथ सरफेस पे छोड़ देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते दोनों एक्सेलरेट करने लगे। प्लस मतलब आगे की तरफ, अब माइनस मतलब पीछे की तरफ एक्सेलरेट करने लगे, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ राइटवर्ड और ये लेफ्टवर्ड। तो दोनों का एक्सेलरेशन है, शुरुआती वेलोसिटी नहीं था लेकिन एक्सेलरेशन है। अब कोई की गाड़ी, बस, साइकिल या आपका जो स्कूटी, वो रेस्ट में रहता है गैरेज में, तो स्टार्ट कैसे करते हैं? एक्सेलेटर देके। तो दो में से कोई एक चीज रहना चाहिए, या तो वेलोसिटी रहना चाहिए या एक्सेलरेशन रहना चाहिए। दोनों जीरो होगा तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा। तो एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी जीरो था, लेकिन एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये आगे बढ़ेगा। इसका वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन होगा, तो ये भी आगे बढ़ेगा। मतलब ये पता हो गया कि दोनों पार्टिकल मूव करेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन है, मतलब बोथ पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा था, ये 0 टाइम पे इनिशियल एक्सेलरेशन निकाले, बोला था कि एक्सेलरेशन एट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो m1a1 प्लस m2a2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 0 टाइम पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में, m1 तो m1 है, फोर्स है प्लस f बाय m, m1, और दूसरा है m2, फोर्स है माइनस f बाय m2 बाय m1 प्लस m2। ये m1 कट जाएगा, एक f है एक माइनस f है, तो जीरो आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो आ गया। ये m1 कट जाएगा, ये m2 कट जाएगा, तो नेट फोर्स हो गया F माइनस F, जीरो बाय टोटल मास इक्वल टू फाइनल आंसर क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल आया कि नहीं है कुछ। ये कैसी बात हो गई? बात ये हो गई कि इसका ना वेलोसिटी है ना एक्सेलरेशन है, किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो दोनों पार्टिकल मूव करेगा लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा इस क्वेश्चन। दोनों पार्टिकल को खास तरीके से मूव करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं रह जाए। कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा, ये पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रहना चाहिए। ये बात पता चला, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का ना वेलोसिटी है ना एक्सेलरेशन है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा लेकिन दोनों पार्टिकल मूव करना है। बात ऐसी हो गई कि ये घर में भाई है, घर में बहन है, और बीच में डाइनिंग हॉल में फादर बैठे हुए हैं और क्रिकेट मैच देख रहे हैं, पूरा 6 रन बन रहा है, 6 बॉल पे 6 छक्का लग रहा है। आपको भी देखने का मन हो रहा है, पापा बोल रहे हैं कि नहीं, जाके बैठ के पढ़ो, एग्जाम है तुम्हारा। तो आप क्या करते हैं? चोरी चोरी चुपके चुपके इस तरह से मूव करते हैं कि पापा को पता नहीं चले, और हुलक के देख लेते हैं कैसे रन बन रहा है। तो इस तरह से मूव करना है कि सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं हो, वहीं रहे, लेकिन दोनों मूव कर रहे हैं। तो ये भी मूव कर रहा है, भाई भी बहन भी, फादर यहीं का यहीं है, उसको पता नहीं चल रहा है कि आप लोग मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से मूव कीजिए कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। हम लोग जानते हैं ज्यादा वाला मास इसका होता है, उससे नजदीक होता है सेंटर ऑफ मास, कम वाले मास से दूर होता है सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे मूव करना पड़ेगा खास तरीके से कि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे और दोनों पार्टिकल नजदीक आते जाए। तो इससे पता चला कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। अब लास्ट क्वेश्चन 5वां है कि कोलिजन कहाँ पे होगा। ये पता चल गया आपको कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं था। अब ये पार्टिकल मान लीजिए कुछ दूरी आया, यहाँ आया, और ये पार्टिकल भी मूव करेगा तो उसको खास तरीके से कुछ दूरी आना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ है, इस तरीके से मूव करेगा ये पार्टिकल, इस सेंटर ऑफ मास फिर यहीं पे रहे, तो पहले वाले से ये दूरी जो होगा दूसरे वाले से दूरी जो होगा, ये m1 इंटू ये दूरी और m2 इंटू ये दूरी दोनों बराबर होना चाहिए।
सेंटर ऑफ मास इस तरह से रहता है कि m1 r1 बराबर m2 r2। अब ये r1 डैश पे आ गया, ये r2 डैश पे आ गया, तो फिर m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब लास्ट में पूछा था कि कोलिजन कहाँ पे होगा, तो इस तरह से मूव करना कि सेंटर ऑफ मास यहीं रहे। तो मान लीजिए दोनों पार्टिकल जो है, लास्ट वाला सीन बना रहे हैं, ये बीच का टाइम का बताए। लास्ट वाले सीन में मान लीजिए दोनों पार्टिकल यहाँ टकरा गया, ये मूव करते करते इधर आ गया, वो यहाँ आ गया। तो जब टकरा जाएगा एक ही जगह पे, टक्कर कब होगी, जब दोनों एक जगह पे आ जाए तब टक्कर होगी। तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होने का मतलब सेंटर ऑफ मास मूव कर गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसे टकराए कि मूव नहीं करे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का तो ना वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बगैर टकराए, दोनों बगैर चेंज किए दोनों को टकराना है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जब दोनों टकराएगा, जहां पे एक जगह आ जाएगा सेंटर ऑफ मास वहीं हो जाएगा। तो बगैर डिस्टर्ब के कहां पे टकराना होगा, तो यहीं पे टकराना होगा, सेंटर ऑफ मास पे ही टकराना होगा दोनों को। तब सेंटर ऑफ मास यहीं रह जाएगा और डिस्टर्ब भी नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पे रह गया। तो दोनों को, इसको इतना दूरी r1 दूरी मूव करना पड़ेगा, इसको ज्यादा दूरी मूव करना पड़ेगा। ये मास भारी वाला था, इसे नजदीक सेंटर ऑफ मास दिखाए थे, ये कम दूरी आया, और हल्का वाला ज्यादा दूर आना पड़ेगा। तब दोनों एक जगह होगा तो सेंटर ऑफ मास यहीं हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज भी नहीं किया। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों पार्टिकल को इस तरह से r1 मूव करना पड़ेगा m1 को, और m2 को r2 मूव करना पड़ेगा, ताकि यहीं पे टकराए और सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रहे। तो पूरे फोटो में देखे सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं किया, जहां था वहीं रह गया। तो कोलिजन होगा तो कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे होगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मेंटेन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं कर रहा है, center of mass, both the particles must collide at the center of mass, both the particles must collide at the center of mass। क्योंकि दूसरी जगह अगर टकराएगा तो सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ मास कभी नहीं बदलना चाहिए, ऐसे चलना है दोनों को। तो दोनों को सेंटर ऑफ मास पे ही टकराना होगा, एट द सेंटर ऑफ मास। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब भारी वाला कम दूरी गया और हल्का वाला ज्यादा दूरी गया, ताकि दोनों आके सेंटर ऑफ मास पे ही टकराया। तो ये कंडीशन पूरा, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रह गया, दोनों मूव कर रहा है, नजदीक आ रहा है। ये कम दूरी मूव कर रहा है, ये ज्यादा दूरी मूव कर रहा है। यहाँ से कम दूरी मूव किया अपने पोजीशन से, ये ज्यादा मूव किया, ये इतना आएगा तो ये और ज्यादा आएगा। तो इस तरह से लास्ट में दोनों एक जगह सेंटर ऑफ मास पे ही पहुंचेगा। तो ये भारी मास से हम लोग नजदीक दिखाए थे, हल्का मास से दूर दिखाए थे। तो भारी मास वाले को कम आना पड़ा, हल्का मास वाले को ज्यादा आना पड़ा, कोलिजन हुआ तो सेंटर ऑफ मास पे ही हुआ। तो पूरे कहानी का क्या निष्कर्ष हुआ, इस क्वेश्चन को बताने का क्या मतलब था? इस क्वेश्चन को बताने का मतलब था कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम में इस तरह से दो पार्टिकल सिस्टम दिया रहे, इनिशियली दोनों पार्टिकल रेस्ट में हो और नेट फोर्स दोनों पे 0 हो, इस पे फोर्स प्लस है, इस पे माइनस है, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो। कौन से डायरेक्शन में, तो किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, मान लिया एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा और इनिशियल वेलोसिटी अगर दोनों पार्टिकल का 0 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं करेगा। दोनों पार्टिकल मूव करेंगे इंडिविजुअली, भारी वाला मास कम मूव करेगा, हल्का वाला मास ज्यादा मूव करेगा, और इस तरह से मूव करेगा कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स रिमेन सेम। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होने से नेट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 हो जाता है। शुरुआती वेलोसिटी दोनों का 0 होने से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 होने से सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। दोनों पार्टिकल मूव करेंगे खास तरीके से, ताकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बगैर चेंज कराए हुए दोनों पार्टिकल मूव करेंगे, और अगर टक्कर होगी तो सेंटर ऑफ मास पे टक्कर होगी। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले कि इनिशियली दो पार्टिकल सिस्टम हो और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। नेट फोर्स दोनों पे को सिस्टम मान के देखें तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, लेकिन दोनों पार्टिकल का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है। इसका इधर फोर्स लगने के चलते एक्सेलरेशन a2, इसका फोर्स लगने के चलते एक्सेलरेशन a1, दोनों एक्सेलरेशन के चलते मूव करेगा और लास्ट में जाके
कोलिजन सेंटर ऑफ मास पे होगा। ये पूरा कहानी समझ में आया जितना बताए हम? यस और नो? यस। तो इससे जो निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष को हम लोग नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लिए जल्दी से, पांचों क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक बहाना था, तोड़ तोड़ के सब चीज बताना था, इसलिए हर एक चीज छोटा छोटा करके आपको बताए ताकि दिमाग में सेट कर जाए। तो क्या क्या सीखे इससे, फाइनल हम लोग इसका समरी लिख देते हैं जो इससे सीखे। तो दो, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही पार्टिकल सिस्टम, मोर देन 2 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है। इनिशियली रेस्ट में होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं होगा। और नेट फोर्स सिस्टम पे, जिसको सिस्टम माने आप, उसमें 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में 0 होगा उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो हम लोग निष्कर्ष क्या निकाले? इन द केस ऑफ 2 particles system, if both are in rest, both are initially in rest, and the net force on the system of 2 particles, on the system of both particles in a certain direction is 0, in a certain direction is 0, net force 0 ho, then center of mass will not move in that direction, will not move in that direction, although individual particles will accelerate. Individual particles will accelerate. तो हम लोग जान गए, ये 2 पार्टिकल करके बताए आपको ताकि आसानी से समझ में आए। तो 2 पार्टिकल सिस्टम इनिशियली रेस्ट में रहे और दोनों पार्टिकल को मिला के नेट फोर्स अगर किसी डायरेक्शन में 0 है, उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, जहां है वहीं रहेगा। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसी कंसेप्ट पे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है बहुत सारा, इसको हम लोग डिस्कस करें। पहले इसको नोट कीजिए, थोड़ा बात और करना है, इसको नोट कीजिए जल्दी से 1 मिनट के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इस पे क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है एससी वर्मा में, अब आप बनाएंगे इस पे क्वेश्चन बहुत सारा, तो देखिएगा कि भाई इस कंसेप्ट से आपको बहुत सुविधा होगी आगे का क्वेश्चन जो भी बनाना है। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपको बनाना है, आप शुरू कर दीजिए उस सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। 1 से लेकर 30 तक एससी वर्मा का क्वेश्चन, उसको बनाइएगा तो आपको इस कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बन जाए। वो हम लोग अगले बार ट्राई करेंगे, अगले दिन इसको आप सॉल्व करके अपने से एक बार कोशिश कर लीजिए। शुरुआत वाला जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए बताए थे उस पे क्वेश्चन था, और आज जो पढ़ाना शुरू किया वो अरिहंत में मिलेगा आपको क्वेश्चन सब, जो पुली वगैरह सब दिए, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक वगैरह सब दिए, वो सब मिलेगा आपको अरिहंत